अक्सर हम राजनीति को सिर्फ आंकड़ों और नारों के चश्मे से देखते हैं। कौन जीता, कौन हारा, किसे कितने वोट मिले। लेकिन असली राजनीति वो जमीन से उगती है। उत्तर प्रदेश के इगलास में चुनावी तस्वीर को समझने के लिए हमें सबसे पहले वहां की मिट्टी की कहानी सुननी होगी। तो सवाल ये है कि जब हम नेताओं के भाषणों से परे इस जमीन की आवाज सुनते हैं तो हमें सुनाई क्या देता है? असल में हमें सुनाई देती है लोगों की रोजमर्रा की जद्दोजहद, बाढ़ में डूबे खेत, टूटी फूटी सड़कें और पढ़े लिखे नौजवानों की टूटती हुई उम्मीदें। आइए इगलास की इसी सच्चाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से करनी चाहिए, जमीनी हकीकत से। ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इगलास के लोगों के लिए सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, बल्कि उनकी रोज की जिंदगी की सच्चाई हैं। तो इगलास के लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो है मॉनसून। हर साल की बारिश अपने साथ बाढ़ और जल जमाव की आफत लेकर आती है। गांव की सड़कें, उनकी हालत तो पूछिए ही मत। फिर बात आती है नौजवानों की। पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हैं, पर नौकरी नहीं है। और जो कुछ मौके मिलते भी हैं, वो एग्जाम पेपर लीक होने की भेंट चढ़ जाते हैं। मतलब पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और इन सबके ऊपर से सरकारी दफ्तरों के चक्कर, जिसे लोग अपनी भाषा में इंस्पेक्टर राज कहते हैं। मतलब हर छोटे बड़े काम के लिए अधिकारियों की मनमानी सहनी पड़ती है। और इन सारी मुश्किलों के बीच उनकी एक ही ख्वाहिश है कि कम से कम समाज में आपसी भाईचारा बना रहे। अब इन मुद्दों के साथ साथ यहाँ के सामाजिक समीकरण को समझना भी बेहद जरूरी है। इगलास की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 40%, जाट समुदाय से आता है। ये किसान लोग हैं, इस इलाके की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़। एक और खास बात यह है कि ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मतलब एससी समुदाय की आवाज यहाँ की राजनीति में बहुत अहमियत रखती है। और इन दोनों बड़े समुदायों के साथ साथ यहाँ बड़ी संख्या में युवा और पहली बार वोट डालने वाले नौजवान भी हैं, जो अपने भविष्य को लेकर काफी सोचते हैं। तो ये तो थी जमीन की कहानी, लोगों की परेशानियां। लेकिन जब इन्हीं लोगों ने 2022 में वोट दिया तो नतीजों ने क्या कहा? चलिए अब आंकड़ों की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत दिलचस्प कहानी बयान करते हैं। सबसे पहले कुल वोटर्स की संख्या देखते हैं। 2022 में इगलास में 3,96,755 वोटर थे। ये काफी बड़ी संख्या है, जो दिखाती है कि ये सीट राजनीतिक रूप से कितनी महत्वपूर्ण है। और इन वोटर्स में से 61.25% लोगों ने वोट डालने के लिए घर से बाहर कदम रखा। अब ये आंकड़ा क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद यहाँ के लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। वो चुप नहीं बैठते, वो बदलाव लाने की कोशिश में सक्रिय रहते हैं। तो फिर फैसला क्या आया? नतीजा काफी साफ था। बीजेपी के उम्मीदवार को 52% से ज्यादा वोट मिले, एक बहुत बड़ी एक तरफा जीत। उनके सामने आरएलडी 28% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। लेकिन इस नतीजे में सबसे बड़ी कहानी वो है जो इस टेबल में दिख नहीं रही है। वो है समाजवादी पार्टी का चुनाव न लड़ना। ये एक ऐसा फैसला था जिसने विपक्ष के वोट को सीधे सीधे बांट दिया और सत्ताधारी पार्टी की राह को बहुत आसान बना दिया। जीत का अंतर देखिए, 24% से भी ज्यादा। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि अगर जीत इतनी जबरदस्त थी तो फिर जमीन पर लोगों में इतनी नाराजगी क्यों है? यही इगलास की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो इन आंकड़ों से हम 3 बड़े संकेत निकाल सकते हैं। पहला संकेत, समाजवादी पार्टी के मैदान में ना होने से विपक्ष के लिए एक राजनीतिक शून्य, एक वैक्यूम बन गया है। दूसरा, जीतने वाली पार्टी ने जाट और एससी समुदाय के वोटों को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की, एक मजबूत सोशल गठबंधन बनाया। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी संकेत है, वो ये कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद लोगों की जो असल समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी ही हैं। ये साफ दिखाता है कि चुनावी जीत और जमीनी स्तर पर गवर्नेंस के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। तो सवाल उठता है कि ये नतीजा आया कैसे? इसका जवाब किसी एक नेता के चेहरे में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में, उस चुनावी मशीनरी में है जो पर्दे के पीछे काम करती है। आइए अब इस मशीनरी का ही विश्लेषण करते हैं। एक तरफ है सत्ताधारी पार्टी। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका संगठन। एक अनुशासित, संसाधनों से लैस, हर बूथ तक फैली हुई मशीनरी जिसकी नकल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनकी कमजोरी वही जो लोगों की शिकायत है, स्थानीय मुद्दों को लेकर जो नाराजगी है। अब दूसरी तरफ देखिए, समाजवादी पार्टी।
पूरे यूपी में उनका ब्रांड बहुत मजबूत है। लेकिन इगलास में 2012 के बाद से उनका जमीनी संगठन लगभग गायब सा हो चुका है, पकड़ ढीली पड़ गई है। अब ये जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, इसका मकसद किसी को अच्छा या बुरा कहना नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान तभी होता है जब पब्लिक में होने वाली बातचीत यानी पब्लिक स्पीच तथ्यों पर आधारित हो और जिम्मेदारी से की जाए। हमारा मकसद सिर्फ हार जीत का स्कोर कार्ड बताना नहीं है, बल्कि उन सिस्टम्स को समझना है जिनसे लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। और अगर हम इगलास का चुनावी इतिहास उठाकर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ वोटर नहीं है। कभी कांग्रेस जीतती थी, फिर आरएलडी का दौर आया। 2017 में बीजेपी की एक बड़ी लहर आई जो 2022 में भी बनी रही। तो ये इतिहास हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि यहाँ की राजनीतिक हवा का रुख बदल सकता है। जो आज सत्ता में है, जरूरी नहीं कि वो कल भी रहेगा। और यहीं विपक्ष के लिए एक रणनीतिक मौका छिपा है। और ये मौका सिर्फ हवाई बात नहीं है, ये आंकड़ों में साफ दिखता है। वो जो 28% वोट आरएलडी को मिले, वो क्या है? वो नाराज वोटर्स हैं जो मौजूदा सिस्टम से खुश नहीं हैं। और जो 24% का जीत का अंतर है, वही वो फासला है जिसे पाटना है। असली सवाल ये है, क्या कोई राजनीतिक ताकत इन नाराज वोटर्स तक पहुंचकर इस फासले को भर सकती है? तो चलिए अब सिर्फ विश्लेषण नहीं, समाधान की बात करते हैं। अगर किसी को इगलास के लोगों का भरोसा दोबारा जीतना है तो उसका रास्ता क्या होगा? उसके लिए एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है। इस ब्लूप्रिंट के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है चुनावी वादा यानी द प्रॉमिस, आप लोगों को क्या देंगे। दूसरा है संगठन यानी द डिलीवरी, उस वादे को जमीन पर घर घर तक कैसे पहुंचाएंगे। तीसरा है कहानी यानी द स्टोरी, लोग आपकी बात पर आखिर भरोसा ही क्यों करें। और चौथा है संसाधन यानी द फ्यूल, इस पूरे अभियान को चलाने की ऊर्जा कहाँ से आएगी। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए इन चारों का एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। इन चारों में से कहानी वाले स्तंभ पर थोड़ा और गौर करते हैं। सिर्फ वादे कर देना काफी नहीं होता, एक ऐसी कहानी चाहिए जो लोगों से जुड़े, उनके दिल को छुए। एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार नारा, जैसे नई सरकार नई शुरुआत। ये नारा मौजूदा सरकार की कमियों को भी बताता है और एक नए बेहतर कल की उम्मीद भी जगाता है। अब इस नई कहानी को सुनाने के लिए एक नया चेहरा भी तो चाहिए। वो चेहरा कैसा होना चाहिए, सोचकर देखिए। कोई युवा हो, 30 से 35 साल की उम्र का। चूंकि सीट आरक्षित है तो वो अनुसूचित जाति से ही होगा। पढ़ा लिखा हो, जिसकी छवि बिल्कुल साफ हो। सबसे जरूरी, उसकी जड़ें इगलास में हो। वो यहीं की भाषा, यहीं की ब्रज बोली में लोगों से बात करे। कोई ऐसा जिसकी जमीन पर अपनी एक पहचान हो, जैसे कोई पूर्व पंचायत प्रधान। और हाँ, आज के ज़माने में ये भी ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नौजवानों से सीधा कनेक्ट कर सके। और इस पूरे काम में, चाहे वो संगठन बनाना हो या प्रचार करना हो, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वोटर की प्राइवेसी और उसकी सहमति। कोई भी जन आंदोलन भरोसे की बुनियाद पर ही खड़ा होता है। इसका सीधा मतलब है कि लोगों की निजी जानकारी का सम्मान किया जाए और उनकी इजाज़त के बिना उसका कोई इस्तेमाल ना हो। यही एक नैतिक और लोगों पर केंद्रित राजनीति का आधार है। ठीक है, तो ये सारी बातें कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाए। तो चलिए आखिर में एक 90 दिन का एक्शन प्लान देखते हैं, यानी वादे से लेकर जमीनी प्रगति तक का सफर। इसे हम 90 दिन की सीढ़ी कह सकते हैं। पहले 30 दिन सिर्फ लोगों को सुनना है और संगठन को फिर से खड़ा करना है, घर घर जाकर बूथ कमेटियां बनाकर। अगले 15 दिन सही उम्मीदवार की घोषणा करने और मुख्य वादों को जनता के सामने रखने का समय है। फिर अगले 15 दिन अभियान में तेजी लानी है, गांव-गांव में बैठकें करनी है, स्थानीय प्रभावशाली लोगों को साथ जोड़ना है। और फिर आखिरी 30 दिन मतलब पूरी ताकत झोंक देनी है, रोड शो, मीडिया और सबसे जरूरी वोटिंग के दिन लोगों को बूथ तक लाने की तैयारी। तो आखिर में इगलास के लोगों के सामने 2 रास्ते साफ नजर आएंगे। एक रास्ता है एक बड़ी सेंट्रलाइज्ड मशीन का, जो ऊपर से मिले आदेशों पर चलती है और जिसकी ताकत पैसा और सत्ता है। और दूसरा रास्ता है एक जमीनी आंदोलन का, जो लोगों की आवाज सुनने से शुरू होता है और जिसका एक ही मकसद है, लोगों की स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। याद रखिए, गवर्नेंस यानी शासन आपके वोट के निवेश पर मिलने वाला फाइनल रिटर्न है।
ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, ये लोकतंत्र का असली मकसद है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.